बहुत से लोगों को फ्रांस वीज़ा रिजेक्शन इसलिए भी मिलती है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते जब वो अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है एम्बेसी की तरफ से तो आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, तो उस शॉर्ट टाइम में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपको अटेस्ट करवाने हैं और फिर आपको सबमिट करवाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है और जिसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा लगता है और कभी कभार ऐसा होता है कि फिर आप जो हैं वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से पूरे नहीं कर पाते और आपकी वीज़ा रिजेक्शन की रेशो ज़्यादा हो जाती है। तो इस वीडियो में आज आपको बता रहा हूँ उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो कि आपको चाहिए होंगे फ्रांस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस सेम होंगे उन तमाम शेंगन कंट्रीज़ के लिए जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि एरिया सेम है तो वीज़ा का तरीका भी सेम है, डॉक्यूमेंट्स भी मोर और लेस सेम है। थोड़ा बहुत चेंज आता है, डिफरेंस आता है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज़, बट मोर और लेस ये डॉक्यूमेंट सेम ही रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज आपके साथ उन फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर रहा हूँ जो कि आपको कंपलसरी चाहिए होंगे अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं। तो चलिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्चुअली बताता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन शामिल है। यूजली पाकिस्तान में ये नादरा की तरफ से मिल रहा होता है, लेकिन अगर आप किसी भी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो जहाँ से भी आपका आईडी कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल रही होती है। अब इसमें यह है कि अगर पाकिस्तान से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी फैमिली की एज, आपकी किसी भी सिबलिंग की एज जो है 18 ईयर्स से कम है, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको उनको लेके जाना पड़ेगा और आपको अपनी या फादर या मदर को लेके जाना पड़ेगा, तभी ये आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी सिबलिंग्स की एज 18 ईयर्स से प्लस है तो फिर आप खुद भी जाकर ये चीज़ ले सकते हैं। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग खुद चले जाते हैं और फिर वो वापस आना पड़ता है क्योंकि उनकी सिबलिंग्स कोई ना कोई ऐसा होता है जिनकी एज 18 से कम होती है, तो फिर आपको अपनी फैमिली लेके जानी पड़ती है। सो कीप दैट इन माइंड। चलें, अगर आप दूसरी चीज़ पे बात करें, बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि आपने अपनी वीज़ा रिजेक्शन रेशियो को किस तरह कम करना है, आपने अपनी प्रोफाइल पे किस तरह काम करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर वीडियो देखें, मैं लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, तो आप जाकर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उससे वीज़ा रिजेक्शन रेशियो जो है वो आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट था वो होता है आपको पासपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई आपका पासपोर्ट जितने टाइम के लिए, लेट्स से अगर आपका प्रोग्राम 1 साल का है मास्टर, 2 साल का है मास्टर, तो आपका जो वैलिडिटी है उतनी मिनिमम पीरियड उसका फिर 1-2 साल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। अगर उससे कम होगा तो आपको नया पासपोर्ट चाहिए होगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से लोगों का पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने लगा होता है 3 महीने 4 महीने बाद, तो वो फिर उसके साथ चले जाते हैं, उसके बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए जब आप ये अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए। और इसके साथ साथ आपको माइंड में रखना है कि आपको पूरे पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी भी आपको प्रोवाइड करनी है। सारे पेजेस की आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अटैच करनी होगी एप्लीकेशन प्रोसेस में। ये भी एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए होगा। अगर मैं आपके साथ तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करूं तो वो आपको सीवी चाहिए होगी, करिकुलम विटे, जो आपने लेट्स से प्रोग्राम में सबमिट की है, एडमिशन प्रोसेसेस के लिए आपने यूज़ की है, तो वो आपको चाहिए होगी, वो अटैच करनी होगी। इसका मकसद एक्चुअली ये होता है क्योंकि वो आपके जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वो आपको देखते हैं, जैसे मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आपकी रेलिवेंसी और आपकी इंस्पायरेशंस वगैरह को वो बहुत देख रहे होते हैं। तो वो इसके लिए आपको उन इसको वैलिडेट करने के लिए आपकी सीवी वो मांगते हैं, ताकि वो देखें भाई कि सीवी मैच करती है प्रोग्राम से या नहीं। इसके बाद जो आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए इनरोलमेंट लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप इनरोल हैं उसका आपको लेटर चाहिए होता है और उसमें ड्यूरेशन लिखी होती है कि भाई ये प्रोग्राम इतने साल का है और आपको लाइक आप इतने टाइम के लिए इनरोल हुए हैं। ये इसलिए कंपलसरी होता है कि अगर प्रोग्राम लेट्स से 1 साल से बड़ा हो तो फिर वो आपको 1 साल का आपको वीज़ा देते हैं, अगर 1 साल से छोटा हो तो फिर वो आपको 3 या 6 महीने का देते हैं। तो ये उसके लिए चाहिए होता है और ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपका लेट्स से इनरोलमेंट लेटर नहीं है और आप किसी एडमिशन नहीं हुआ किसी यूनिवर्सिटी में, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई नहीं कर सकते वीज़ा के लिए, ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पेसिफिकली। तो ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको प्रोवाइड करनी है डॉक्यूमेंटेशन में। इसके साथ फिर आपको चाहिए होगा कवर लेटर, जो मोटिवेशन लेटर है आपको कि भाई आपने क्यों पढ़ना है, फ्रांस क्यों आ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं। मोर और लेस ये सेम ही होता है जैसे वो प्रोग्राम के लिए आप सबमिट करवाते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आपको करनी पड़ती है कि भाई ओवरऑल फ्रांस क्यों आना है, आपने इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना है, आप इस प्रोग्राम में क्यों आ रहे हो। तो जो मोटिवेशन लेटर आपने सबमिट करवाया होता है एडमिशन के लिए, तो मोर और लेस आप वही यूज़ कर सकते हैं। शायद थोड़ी बहुत आपको चेंजेस करनी पड़े, बट अदर देन दैट आपको आप वही यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मसला नहीं है सच। तो एक कवर लेटर हो गया, ठीक है, जो कि आपको चाहिए होता है। ये एक दूसरी नेक्स्ट कंपलसरी रिक्वायरमेंट है और ये बिल्कुल इसकी रीज़न सेम ही है कि भाई वो आपकी इंस्पिरेशंस वगैरह देखना चाहते हैं और इंटरव्यू में ये चीज़ें आपसे वो पूछेंगे बेस्ड ऑन योर मोटिवेशन लेटर एंड सीवी। और इसके साथ आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा और ये आपको इतुदिए फ्रांस के भी मिल जाएगा। आपको ये फॉर्म
जो है फ्रांस की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं इसका लिंक भी अटैच कर दूंगा। आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे, जो वीज़ा फॉर्म है, इसके साथ साथ आपको 3 पिक्चर जो हैं वो प्रोवाइड करनी होंगी पासपोर्ट साइज़। ये भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है आपने जो प्रोवाइड करनी है फॉर योर लेट्स से फॉर योर वीज़ा प्रोसेस। इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका कि भाई आपने फाइनेंशियल मीन्स को प्रूव करना है कि आप किस तरह अपने आप को अफोर्ड करेंगे, अपनी एजुकेशन को अफोर्ड करेंगे जब आप फ्रांस आते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई आपका अगर स्कॉलरशिप लगी है और स्कॉलरशिप की अमाउंट आपकी लिविंग कॉस्ट प्लस आपकी एकेडमिक फीस को कवर कर सकती है तो दैट्स लेटर इज इनफ, तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फॉर दिस अगर आपको नहीं पता कि कितनी अमाउंट आपको चाहिए होगी, मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए होगी फ्रांस में, तो वो वीडियो जाके देख लें। आपका माइंड सेट बड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई आपने पैसे किस तरह रखवाने हैं बैंक में ताकि आपकी वीज़ा रिजेक्शन कम हो, आपको कितनी अमाउंट चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, तो वो जाके देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अब अगर आपको लेट्स से स्कॉलरशिप नहीं लगी हुई और आपको बैंक में पैसे रखवाने हैं तो वो तो ऑब्वियसली आपको अमाउंट वहाँ से वीडियो से पता लग जाएगी। अब इसके बाद लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई स्पॉन्सर कौन कर सकता है। ठीक है, लेट्स से आपकी फैमिली ने आपको पैसे देने हैं या फिर कोई और है, तो स्पॉन्सर का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो स्पॉन्सर का आपको जो है प्रूफ करना होगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए स्पॉन्सर आपका सिर्फ वही हो सकता है जिसके साथ आपका जो है ब्लड रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हो गई, आपके सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके अंकल आंट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो कि आपकी फैमिली में आते हो, ठीक है, उनको आप अपना स्पॉन्सर, अपना गारंटर शो कर सकते हो। इसमें अगर किसी और को करते हैं तो उसमें फिर आप तो बड़ा ट्रिकीनेस आ जाती है एंड आई वॉन्ट रिकमेंड दैट। उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वीज़ा के। टेक्निकली आप ये फैमिली में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि गारंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको एक गारंटर का एफिडेविट बनाना होगा, ठीक है, उनकी जो है प्रूफ ऑफ इनकम बताना होगा, प्लस आपको जो है बैंक स्टेटमेंट उनकी 6 महीने की दिखानी होगी। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप गारंटर को चूज़ करते हैं। तो ये ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और बहुत से लोग इसमें मैसअप कर जाते हैं। तो ये माइंड में रखिएगा कि आपने बड़े इंटेलिजेंटली भाई इस चीज़ को प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर इसमें आप थोड़ा फेक हो जाएंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि सही नहीं होगी तो भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है भाई कि आपको जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए होता है। लेट्स से अगर आप किसी भी फ्रांस में आते हैं तो आप कहाँ पे रहेंगे, ये कंपलसरी नहीं होता लेकिन ऑप्शनल होता है, हाईली रिकमेंडेड कि भाई आप प्रोवाइड करें। यूजुअली लोगों का कभी कभार ऐसा होता है कि जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त उनके पास रेजिडेंसीज नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता या फिर उनको अभी तक कंफर्म नहीं होता कि कहाँ पे रहना है। तो इन दैट केस यू कैन एक्चुअली डू अ बुकिंग ऑन booking.com और वहाँ पे पैसे आप ऐसी बुकिंग करें जहाँ पे आपको पैसे ना देने पड़े और वो वाला डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर वहाँ पे आप नहीं करते, किसी स्टूडेंट रेजिडेंस के साथ बात हुई है, यूनिवर्सिटी के साथ बात हुई है, तो भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रूफ आएगा, ठीक है, उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आएगा या फिर क्रूज़ की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा या किसी और स्टूडेंट अकोमोडेशन की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो आपको अटैच करना होगा, ठीक है, कि भाई ये शो करे कि भाई आप फ्रांस में आके इनके साथ रहेंगे और लेट्स से आपका डिपॉजिट पे हो चुका है या आपने रेंट भी दे दिया है तो आपने वो प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप booking.com वाला यूज़ कर सकते हैं और ये फिलहाल कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर अटैच करें इन एनी केस। अगर लेट्स से आप किसी के पास रहना चाह रहे हैं, लेट्स से अगर आपका कोई है फ्रांस में ऑलरेडी और आप उसके पास रहेंगे तो फिर आपने क्या प्रोवाइड करना है, उसमें आपको उनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। उनके डॉक्यूमेंट्स में आपको उनका लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए कि भाई वो आपको इनवाइट करे, उसके साथ उनकी आईडी चाहिए, ठीक है, जो आइडेंटिटी कार्ड है यहाँ का फ्रांस का, और उसके साथ साथ उनको अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए जो आपको शो कर सके, ठीक है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, ऐसा ना हो कि उनके पास एक छोटा सा कमरा और उसके पास आप जा रहे हैं तो भाई ये फिर ऐसा उसको अटैच ना कीजिएगा, क्योंकि ये फिर काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन शो करता है कि भाई ये जाके इनकी लाइफस्टाइल पर ही इफेक्ट होगी। लेट्स से ये तो यहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा, एम्बेसी ये समझेगी। लेट्स से अगर आप किसी लेबर के साथ रह रहे हैं और एक कमरे में 5 लोग हैं तो एम्बेसी समझेगी कि भाई यू आर नॉट लिविंग इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी प्रॉपरली एजुकेटेड आपको इन्वायरमेंट मिले जहाँ की पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सिर्फ उसी का शो करें जिनके पास एक आपके पास लाइक अच्छी जगह हो, आपको प्रॉपरली स्पेस दे सकता है और उसका फिर आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करें तो वो काम करेगा, ठीक है। और ज़रूरी ये है कि अगर आपका कोई क्लोज बंदा हो तो वो हो सकता है, लेकिन अगर क्लोज ना भी हो तो कोई भी हो जो कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। और इसके साथ फिर आपको जो सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे, जिसमें आपकी डिप्लोमाज और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज वगैरह हैं, और ये सारे आपको अटेस्टेड चाहिए होंगे जो कि आपके मोफा से भी करवाने हैं, HEC वगैरह से भी करवाने हैं, IBC से भी करवाने हैं। इन डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के ऊपर मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बनाई हुई है जो कि आप जाके देख सकते हैं और इसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं, तो वो आप जाके वहाँ पे देख लें, आपको सारा आइडिया हो जाएगा।
सो ये था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे और फिर आपको एक जो है वीज़ा फॉर्म फिल करना है, जो कि फिर आपने 2 कॉपियाँ उसकी अटैच कर दी हैं। सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। अब इसमें जो है लेट्स से आपकी फ़्लाइट टिकट वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन लेट्स से जब इटली के लिए अप्लाई करते हैं तो वो मांग रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगी हुई, लेकिन मांगी जा सकती हैं। ये जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो वो आपके अकॉर्डिंगली आपके केस के हिसाब से देख रहे होंगे, तो वो आपको बताएंगे भाई आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपकी स्कॉलरशिप ऑलरेडी कवर कर रही है तो फिर तो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। यूरोप में अगर आपकी नहीं कर रही तो मे भी फिर आपको यहाँ से जब ऑब्वियसली पाकिस्तान से जब फ्रांस आ रहे होंगे, जो मिड वे होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस। क्योंकि फ्रांस में आके आपको फ्रांस की अपनी एक इंश्योरेंस है, तो एमिली इसको कहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रांस में आने के बाद वाला मसला नहीं है, लेकिन आने से पहले वाले के लिए शायद वो आपसे कह लेंगे भाई ट्रैवलिंग के लिए आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। सो इस तरह के डॉक्यूमेंट शायद वो आपके एडिशनल मांग रहे हों डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ये जब आप आपकी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे होंगे, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह आपने करना है, तो उस वक्त आपको ये फिगर आउट कर रहे होंगे और आपको पता लग रहा होगा अगर इसके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू शेयर विथ यू टुडे। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं और अभी से तैयार करने हैं, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। सो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ नई वीडियोज़ में, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म्स किस तरह फिल करने हैं वीज़ा के लिए, और आपने फिर अपॉइंटमेंट्स किस तरह लेनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।